हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधे क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर के लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी गद्य वाले सब्जेक्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने इसका सिलेबस एनालाइज किया है, जिसमें हमने सभी बातों पर डिस्कस कर लिया है कि इस कंप्लीट सीरीज में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। स्पष्ट बता दूं दोस्तों, ये न्यू बैच का ही सेशन स्टार्ट हो चुका है। न्यू बैच ही है 2023 से 2027 वाले बच्चों के लिए। क्लियर है? इसका सेकेंड टॉपिक आज होने जा रहा है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिलेबस एनालाइज किया था और आज के सेशन में हम स्पेशली आधुनिक गद्य साहित्य के विकास के टॉपिक के साथ हम आज का ये सीरीज कंटिन्यू या ताकि स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें आज बात करनी है आधुनिक गद्य साहित्य के विकास की। और ये विकास भारतेंदु युग से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक के पूरे समय वाली ये सीरीज कवर करेगी। क्लियर है? तो इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हमें और क्या कहे कि आज का जो हमारा टॉपिक है आधुनिक गद्य साहित्य का विकास। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास, आधुनिक गद्य साहित्य का विकास, दोनों को मिक्स कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे आधुनिक गद्य साहित्य के विकास की। कब से कब तक की बात करेंगे? भारतेंदु युग से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक के पूरे युग की चर्चा हम करेंगे। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का जो नए स्टूडेंट है वो जान ले, हमारे द्वारा बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों को इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेक्चर और लेक्चर के साथ नोट्स भी। साथ ही साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमें ज्वाइन करके आप अपनी स्टडी को निरंतर रख सकते हैं। उस वहां पर सभी लेक्चर भी मिलेंगे आपको और सभी प्रकार के नोट्स भी आपको वहीं अवेलेबल करवाए जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स अवेलेबल है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। डिस्क्रिप्शन ओपन करके देखिए एक बार, आपकी जरूरत का हर एक प्रत्येक सामग्री आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। दोस्तों फर्स्ट यूनिट आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, पहला ही टॉपिक होगा आज की इस यूनिट का नाम क्या है? आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की पृष्ठभूमि एवं उदय के कारण। क्या है? आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य, है ना? आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की पृष्ठभूमि और उदय के कारण। तो इस वाली बात को कवर करने के लिए, कहें कि इस कंसेप्ट को कवर करने के लिए हम चार टॉपिकों के माध्यम से, चार कंसेप्ट के माध्यम से हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें पहले टॉपिक पर हमारा आज का ये लेक्चर होने जा रहा है हिंदी गद्य साहित्य के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। क्लियर है ना? तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। वो शुरू करें उससे पहले आज के सेशन की पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो समझ लीजिए, हमें क्या क्या पढ़ना है पहले से मस्तिष्क में बिठा लीजिए, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में पढ़ेंगे आप लोग। सबसे पहले हम यह देखेंगे इस लेक्चर में, सबसे पहले हम व्याख्या देखने वाले हैं। आज के टॉपिक की व्याख्या क्या है ना? तो इसके सामान्य तथ्य क्या क्या हो सकते हैं, इसकी भूमिका, किस प्रकार से हमें भूमिका लिखनी होती है किसी भी प्रश्न का आंसर का प्रारंभ करने से पहले। उसके बाद हम बात करेंगे अपने वास्तविक टॉपिक की, जिसमें हम बात करने वाले हैं आधुनिक गद्य साहित्य का विकास, आधुनिक गद्य साहित्य के विकास। और इसको भी हम 5 विशेष क्षेत्रों के माध्यम से देखने वाले हैं कि राजनीतिक स्तर पर इसकी क्या वैल्यू है, कहें कि इसका किस प्रकार विकास हुआ राजनीतिक स्थिति के रूप में, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और साहित्य की 5 क्षेत्र है, जिन 5 क्षेत्रों में हमें इस गद्य साहित्य के विकास पर दृष्टि डालनी है। क्लियर हुआ यहां तक का ना? चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको व्याख्या वाले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। व्याख्या में लिखना क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। व्याख्या में दोस्तों हमारे पूरे टॉपिक की जो सामान्य भूमिका होती है, हम उसका वर्णन व्याख्या के अंतर्गत करते हैं। और मैक्सिमम 90% स्टूडेंट आंसर राइटिंग में इसको नहीं लिखते। कितने? 90% स्टूडेंट। बीए के अंतर्गत बात कर रहा हूं मैं, स्पेशली बीए में। तो बीए के 90% लोग, 90% स्टूडेंट ये व्याख्या वाले पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते एग्जाम में, और यही कारण है कि उनके नंबर हमेशा कम आते हैं, अच्छा लिखने के बाद भी कम आते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं, जो हमेशा टॉपर पे टॉपर बने जाते हैं, उनके हमेशा दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में उनका सबसे पहला पॉइंट व्याख्या का ही होगा, चाहे वो प्रस्तावना के रूप में दे दे, चाहे वो परिचय के रूप में दे दे, चाहे वो व्याख्या के रूप में दे दे। और ये बात आपको बहुत कम टीचर बताएंगे, वो भी फ्री सेशन में बहुत कम टीचर बताएंगे। लेकिन चूंकि मेरी कोई पेड क्लासेस ही नहीं है, इसीलिए ये फ्री क्लासेस ही मेरे लिए पेड क्लासेस है ना? तो जो जिस प्रकार से मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं आप लोगों को, उसी तरह से मैं आपको ऑनलाइन भी सेम उसी प्रकार से पढ़ाता हूं, उसी कंटेंट के साथ पढ़ाता हूं। इसलिए दोस्तों साफ सुथरी बात बोल रहा हूं, किस प्रकार से आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है वो सारा फॉर्मेट में पीपीटी के रूप में लेकर के आप लोगों के लिए आता हूं, है ना? कोई बात आपसे यहां पर छुपी हुई नहीं रहेगी। चलिए
व्याख्या के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस समय काल की हम बात करने वाले हैं उस समय काल की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो ऐसा माना गया है हिंदी साहित्य जगत में ऐसा माना गया है कि 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से 10वीं शताब्दी के आरंभ से ही हिंदी गद्य की शुरुआत मानी जाती है। कब से? 10वीं शताब्दी के आरंभ से ही हिंदी गद्य की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक हिंदी गद्य की अगर हम बात करें तो देखिए, जब 10वीं शताब्दी के आरंभ से जब हिंदी गद्य की शुरुआत हुई थी तो इसका रूप कुछ अलग था, लेकिन आधुनिक हिंदी गद्य का रूप कुछ अलग है। तो आधुनिक हिंदी गद्य के साहित्य की अगर विकास की बात करें तो दोस्तों देखिए, केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही इसका विकास नहीं हुआ, बल्कि पूरे भारत में और भारत के प्रत्येक प्रदेश में जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं थे वहां पर भी हिंदी को काफी लोकप्रियता मिली, जिसमें अन्य भाषा वाले जो लेखक थे उन्होंने भी हिंदी में अपने साहित्यों की रचना करके और इसको अपने भाषा में महत्वपूर्ण स्थान दिया, या कहें कि हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्लियर है? तो दोस्तों इस पूरे साहित्य को भी कुछ विद्वानों ने 4 चरणों में विभाजित किया है। इस काल को अर्थात कि आधुनिक गद्य साहित्य के विकास वाला जो पूरा कालक्रम रहा है, इस कालक्रम को कुछ विद्वानों ने 4 क्रमों में अर्थात कि 4 भागों में बांटा है। पहले भाग को बोला गया है कि पूर्व भारतेंदु युग, अर्थात कि भारतेंदु युग जो था उससे पहले का युग। अब यहां पर देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आपको और क्लियर करने वाला हूं। तो पहला जो चरण था आधुनिक गद्य साहित्य के विकास का, जो पहला चरण था वो था पूर्व भारतेंदु युग, है ना, जिसे हम प्राचीन युग के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत कब से हुई थी? 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। ईस्वी ही याद रखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा, अन्यथा आप बोल सकते हैं कि 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इसका कालक्रम रहा था। तो 13वीं शताब्दी देखिए यहां पर 1868 है, जबकि 1800 से लेकर के मैं आपको बता रहा हूं कि ईस्वी कब लगाना है आपको, है ना, और शताब्दी कब बोल सकते हैं। तो देखिए 1800 से लेकर के 1899 तक का जो समय रहता है इसको हम 19वीं शताब्दी कहेंगे। तो इसी प्रकार से अब 13वीं शताब्दी मतलब कौन सा कालक्रम रहा होगा? ये क्रम रहा होगा दोस्तों 1200 ईस्वी से लेकर के 1299 तक का जो समय था ये 13वीं शताब्दी कहलाया। क्लियर है? तो 1200 से 1299 तक का जो समय था वो 13वीं शताब्दी कहलाया। तो 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक का जो समय था उसे हम पूर्व भारतेंदु युग कहते हैं, अर्थात कि भारतेंदु युग से ठीक पहले वाला युग, अर्थात कि उत्तरोत्तर भारतेंदु युग। क्लियर है? उत्तरोत्तर भारतेंदु युग अर्थात कि भारतेंदु युग से पहले का समय। इसके बाद जो काल आएगा कौन सा आएगा? भारतेंदु युग का काल आएगा, जिसे हमने नव जागरण काल के नाम दिया था, अर्थात कि नव जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय काल कब से कब तक का रहा था? तो दोस्तों 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का इसका कालक्रम रहा था। तीसरा जो चरण आया वो तीसरा चरण था द्विवेदी युग का। कौन सा? द्विवेदी युग का, जिसका कालक्रम रहा 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। और अंतिम जो चरण रहा था इसके विकास का वो था शुक्लोत्तर युग, अर्थात कि शुक्ल काल से पहले का काल, अर्थात शुक्ल युग से पहले का युग। क्लियर है? तो ये 4 चरण आपको यहां विशेष रूप से व्याख्या के अंतर्गत याद रखने हैं। दैट्स ऑल। इतनी भूमिका भी अगर आपने इस टॉपिक की तैयार कर दी तो आपकी व्याख्या वाला कंसेप्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर दोस्तों इस प्रकार से इफेक्टिव आंसर राइटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको एग्जाम में प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, और मिलते भी आए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? चलिए अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक पर आ जाते हैं। जो प्रश्न में पूछा गया था, क्या पूछा गया है कि आधुनिक काल में गद्य साहित्य के विकास का वर्णन कीजिए। अब ये आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास, इसको किसी भी प्रकार से घुमा दे, कुछ भी कर ले, आपको 2-3 बातें मात्र याद रखनी है। बातें याद ये रखनी है कि एक तो आधुनिक शब्द साथ में जुड़ा हुआ हो, अर्थात कि देखिए गद्य साहित्य तो बहुत प्राचीन समय का रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत तो 10वीं शताब्दी से हो चुकी थी। गद्य साहित्य की शुरुआत साहित्य जगत में 10वीं शताब्दी से हो चुकी थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल की, कि आधुनिक काल में जिस गद्य साहित्य का विकास हुआ है हम उस गद्य साहित्य की बात कर रहे हैं। तो इस गद्य साहित्य की विकास दोस्तों 13वीं शताब्दी से मानी जाती है, क्योंकि 13वीं शताब्दी में ही हमारा पहला चरण था।
है ना, कुछ विद्वानों के अनुसार। तो आधुनिक काल में गद्य साहित्य, तो आधुनिक काल आपको याद रखना है और गद्य साहित्य याद रखना है, दैट्स ऑल। इसके बाद में आप इन 5 क्षेत्रों में 5 क्षेत्र दे रहा हूं, इन 5 क्षेत्रों के अंतर्गत हमें बात करनी है गद्य साहित्य के विकास की। सबसे पहले राजनीतिक जगत में देखेंगे, उसके बाद सामाजिक स्तर पर, है ना, इसका किस प्रकार से विकास हुआ है, धार्मिक स्थिति के रूप में, या कहें कि आर्थिक, और लास्ट में साहित्यिक। तो ये 5 क्षेत्र हैं, इन 5 क्षेत्रों में किस किस प्रकार से गद्य साहित्य का विकास हुआ है उस पर चर्चा करने वाले। आइए एक एक करके दोस्तों फटाफट उनको भी। एक्चुअल में क्या है ना कि थोड़ा सा स्पीड से मैं इसलिए चल रहा हूं सेशन में क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, इस वाले पार्ट में कंटेंट ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये हिंदी है, और सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य में जितना ज्यादा कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, आप उतना ज्यादा कंटेंट का रिवीजन लगा पाएंगे, और जब ज्यादा कंटेंट का रिवीजन लगाएंगे तो एग्जाम में आपको लिखने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। और मैंने आपके नोट्स बनाने की समस्या तो हमेशा के लिए खत्म कर दी है। ये पीडीएफ में पूरे क्रम से आपको प्रोवाइड करता हूं, टॉपिक वाइज टॉपिक प्रोवाइड करता हूं, है ना, कोई चार्जेस आप लोगों से नहीं लेता हूं, है ना, ताकि आप लोगों के पास में क्रम से ये पीडीएफ बनी रहे, ताकि एग्जाम से ठीक पहले आप इनका रिवीजन लगा पाए और हूबहू इसी प्रकार से लिख पाए। और मेरा प्रत्येक टॉपिक का फॉर्मेट भी ऐसा ही होता है जैसा आपको एग्जाम में अपनी कॉपी छापनी होती है ना, इसलिए कंफ्यूजन मेरे टॉपिक में कहीं तक रहेगी नहीं आप लोगों को। आइए, पहला क्षेत्र है राजनीतिक क्षेत्र। कौन सा? राजनीतिक क्षेत्र या राजनीतिक परिस्थिति। तो जो गद्य साहित्य का विकास जो हुआ था उस समय में राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई थी, राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की बनी हुई थी। तो अब इस वाले कंसेप्ट में हमें पूरी तरह से उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों की बात करनी है, जब गद्य साहित्य का आधुनिक गद्य साहित्य का विकास होना प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के नाम से जिस हम क्रांति को जानते हैं, तो 1857 में जो क्रांति हुई थी तब से लेकर के देश आजाद हुआ कब? 1957 में, माफ कीजिए 47 में ना। तो 1857 अर्थात कि 1857 की क्रांति से लेकर के भारत की आजादी तक का समय जो रहा था वो बड़े ही क्रांतिकारी परिवर्तनों का समय रहा था। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, वो क्रांति ही ये मानी गई कि अब पूरे भारत की जनता जाग चुकी है और अब अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। मतलब अब भारत की जनता भारत को आजाद करा ही लेगी, क्योंकि अब संपूर्ण जनता जाग चुकी है ना। जिस प्रकार से ये क्रांति हुई थी जिसमें सभी भारतीयों ने भाग लिया था, ठीक है ना। तो उस समय से लेकर के देश, जब तक अंग्रेज भाग नहीं गए भारत में, तब तक भारत में इसी प्रकार के कई परिवर्तन होते रहे, कई परिवर्तन हुए, बड़े बड़े परिवर्तन हुए। और 1857 से पहले जब जनता सोई हुई थी, जिसको किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि हम गुलाम है या नहीं है, तब तक कोई किसी को फर्क नहीं पड़ा, भारत में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में भारत में निरंतर रूप से बदलावों का आना या बदलावों का काल, परिवर्तनों का काल प्रारंभ हो चुका था। इस समय तक भारत में जितने भी मुस्लिम भारत में आए थे, जो बाहर के मुस्लिम थे जो भारत में आए थे, अब वो भी भारतीय बन चुके थे, है ना। अब भारतीय बनने के कारण में अब वो भी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों से अब लोहा लेने के लिए वो भी तैयार हो चुके थे, है ना। तो अब अंग्रेजों की आंखों में एकता खटकने लगी थी, हिंदू मुस्लिम एकता जिसे कहा गया था। क्लियर है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों ही अब एक झंडे के तले आकर के अंग्रेजों के विरुद्ध भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर चुके थे। और इसी समय में सोने पे सुहागा यह हुआ कि उसी समय में ए.ओ. हुम के द्वारा कांग्रेस दल की स्थापना कर दी गई, कांग्रेस की स्थापना कर दी गई, जबकि एक अंग्रेज अधिकारी ही था। अंग्रेजों ने अपने हित के लिए कांग्रेस दल की स्थापना की थी, लेकिन वो उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई और कांग्रेस भारतीयों के हित में चली गई और पूर्णतः भारतीयों के हित में काम करने लगा वो दल। क्लियर है? तो इस दल ने इस एकता को और ज्यादा मजबूत बना दिया। साहित्य जगत में यही तत्व राष्ट्रीयता, देश प्रेम, हिंदू मुस्लिम एकता आदि के रूप में मुखर हुआ और भारतेंदु द्विवेदी युगीन साहित्य इसी का जो है प्रमाण है, सबूत है। क्या कौन सा युग दोस्तों? भारतेंदु द्विवेदी युगीन जो साहित्य है, अर्थात कि भारतेंदु और द्विवेदी युग में जो साहित्य लिखे गए हैं वो उन साहित्यों में अधिकतर राष्ट्र प्रेम की बात की गई है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई है, राष्ट्रीयता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, क्रांतिकारी परिवर्तनों की बात की गई है। कुल मिलाकर के इस साहित्य में
राष्ट्र से संबंधित ही चर्चा की गई थी। इसीलिए हम भारतेंदु और द्विवेदी योगीन साहित्य को इसका एक विशेष प्रमाण मानते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों, भारतीय आंग्ल संघर्ष में अर्थात भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, वो प्रथम विश्व युद्ध एक प्रमुख घटना मानी जाती है। अंग्रेजों की कूटनीति ने भारतीयों को चौंकाया ही नहीं। अंग्रेजों ने जितनी भी कूटनीतियां चलाई, उन कूटनीतियों से भारतीय सिर्फ चौंके ही नहीं, चौंके तो सही, साथ ही साथ में भारतीय सजग भी हो गए, सतर्क भी हुए अंग्रेजों से। भारतीयता की भावना को विकसित करने के लिए अतीत प्रेम से लेकर समाज सुधार तक सभी पर बल देना अब भारतीयों के लिए मजबूरी बन चुका था। ये मान लीजिए, स्वाभाविक तो था, मजबूरी बन चुका था, क्योंकि एक तरफ अंग्रेज अपनी कूटनीतिक चाल चल रहे थे जिससे कि भारतीय एकता को खंडित किया जा सके, है ना। इसी और दूसरी ओर भारतीय जनता भी अब जाग चुकी थी, जो निरंतर एकता बनाए हुए और अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। तो इसको लेकर के दोस्तों जितने भी संगठन बने थे या इस समय में जो भी सार्वजनिक स्तर पर कार्य हो रहे थे, इन सभी के द्वारा एकता को बरकरार रखते हुए समाज में सुधार लाने का प्रयास अब निरंतर रूप से होने लगे थे। भारतीय नेताओं और समाज सुधारकों द्वारा संचालित कई प्रकार के समाज सुधारक आंदोलन चलाए जा रहे थे। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, जाति प्रेम आदि की प्रवृत्तियां अब लोगों की रग रग में समाहित हो रही थी, है ना। तो इस प्रकार की धारणाएं अब भारतीय जनता में पनपने लगी थी और कहीं ना कहीं इसके पीछे अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का ही परिणाम था। अगर अंग्रेज अपना अत्याचारी रूप नहीं दिखाते तो संभवतः भारतीय जनता भी कभी जागृत नहीं होती। हो सकता कि आज भी भारतीय भूमि आज भी ब्रिटिश का ही एक भाग कहलाता, भारत भी, है ना। लेकिन अंग्रेजों की ही देन थी कि अंग्रेजों ने अत्याचार इतना मचाया कि जनता को अब निराश होकर के और अंततः उनके विरुद्ध होना ही पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय मतलब सफलता और अंग्रेजी सरकार जो भारतीयों पर अत्याचार कर रही थी, उस अत्याचार से भारत का युवा वर्ग विशेष रूप से निराश हुआ। और ये युवा वर्ग क्योंकि ये एक नया खून और नई उमंगों के साथ आया था, नए उमंगों के साथ इस वर्ग का उदय हुआ था। ये वर्ग अब चुप बैठने वालों में से नहीं था और इसी कारण से इस वर्ग की भी अब कई शाखाएं फूटने लगी थी, कई अलग अलग दिशाओं में अब ये अपना स्वतंत्रता के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने में लगे हुए थे। उन्हीं में से एक शाखा जो चली पलायन प्रवृत्ति की ओर। किसकी ओर? पलायन प्रवृत्ति की ओर। पलायन प्रवृत्ति की ओर चलते हुए उन्होंने छायावादी काव्य की रचना की। किसकी? छायावादी काव्य की रचना की। और दूसरी ओर देश प्रेम राष्ट्रीयता वाली काव्यधारा का उदय हुआ। और इस राष्ट्रीयता वाली जो काव्यधारा रही है, इसको प्रगतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, युवा वर्ग जो निराश था अंग्रेजी अत्याचारों से, उनके द्वारा ही दो प्रकार के वर्ग हिंदी जगत में इनका उदय हुआ, छायावादी काव्य और प्रगतिवाद का। क्लियर है? तो एक वर्ग छायावादी काव्य की ओर प्रस्फुटित हुआ, मतलब गया, और दूसरा वर्ग वो प्रगतिवाद की ओर आए। तो राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीयता, समझिएगा, राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीयता, देश से अंतरराष्ट्रीय, मानव से मानवतावाद, पूंजीवाद से व्यक्तिवाद, आदर्श से कठु यथार्थ, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक सभी इस राजनीतिक चेतना की ही देन थी। तो जब उसी समय में जो राष्ट्रीय भावना से अंतरराष्ट्रीय भावना में वो भावनाएं परिवर्तित होने लगी लोगों की, है ना, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते थे, अब वो अंतरराष्ट्रीय विश्व के बारे में सोचने लगे। जो समझ मानव तक सीमित थी, अब वो समझ संपूर्ण समाज के लिए विकसित होने लगी। जो समझ सिर्फ पूंजीवाद तक थी, अब वो व्यक्तिवाद तक आ चुकी थी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आ चुकी थी। आदर्श की जो भावना थी, अब वो यथार्थ में अर्थात की वास्तविकता में बदलती जा रही थी। उच्च वर्ग से निम्न वर्ग जितने भी सुधार हुए हैं, वो सब के सब इसी राजनीतिक चेतना का ही परिणाम थे। दूसरे विश्व युद्ध होना प्रारंभ हुआ।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक हिंदी साहित्य इन्हीं से ओतप्रोत रहा, अर्थात कि प्रथम विश्व युद्ध की घटना के बाद से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जो काल रहा था, इस पूरे काल में राष्ट्र प्रेम की ही हमारे हिंदी साहित्य की जगत में चर्चा की गई थी। क्लियर है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, संघर्ष काल अब यहां पर विराम हो चुका था, समाप्त हो चुका था। महाअस्तित्व, पंचशील, मानवतावाद, अंतरराष्ट्रीयता आदि की अब स्थापना की गई, मगर भारतीय जनमानस जो था अब वो यथार्थ की ओर लौटने लगे थे, क्योंकि प्राचीन समय से हम आदर्शों का पालन कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत ने जो हुकूमत की थी भारत में, उसकी सभ्यता का प्रभाव भारतीय सभ्यता पर भी पड़ने के कारण हमने कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति को उस समय एडॉप्ट किया और आज तक उसको एडॉप्ट किए हुए हैं, अपनाए हुए हैं। तो उसी प्रभाव के कारण, उनकी संस्कृति के प्रभाव के कारण ही जो है अब हम आदर्श से यथार्थ की अर्थात की वास्तविकता की ओर लौटने लगे। क्यों? कारण क्या था? संघर्षकालीन आदर्श अब क्या हुआ? किताबी बन गए। जो आदर्श हमारे प्राचीन समय से चलते आ रहे थे, अब वो सिर्फ किताबों में नजर आते हैं। जो गांधी जी सत्य और अहिंसा की बात करते थे वो भी किताबी मात्र बन करके रह गए, सिर्फ शोरगुल बन गए, मात्र शोरगुल बन करके प्रकट हुए। अर्थात कि हर कोई बोलता है कि मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता हूं, लेकिन वास्तविक रूप से चलता कोई नहीं है। क्लियर है। इस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत इस प्रकार से हिंदी साहित्य या आधुनिक गद्य साहित्य का विकास धीरे धीरे हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक। क्लियर है यहां तक का दोस्तों? चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभ से लेकर के और भारत की स्वतंत्रता तक, भारतेंदु युग से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक सामाजिक परिस्थिति किस प्रकार की रही थी। किसकी? आधुनिक गद्य साहित्य की। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना ने भारतीय समाज को अत्यधिक प्रभावित किया। अब ये हालांकि बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर आपके परिवार में मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके परिवार में 5 लोग हैं, मम्मी पापा है, दादा दादी है, और या कोई भी मान लीजिए यार, आप आपके परिवार में 5 या 6 लोग मान लीजिए, मम्मी पापा दादा दादी है और 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनमें से एक आप हो। अब अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है, कहां से? बाहर से गेस्ट आता है, मान लेते हैं हम फॉरेन गेस्ट आता है, या अगर आप एमपी से हैं, मान लेते हैं आपके यहाँ पर कोई गुजरात से या राजस्थान से कोई गेस्ट आते हैं जो अपनी लोकल भाषा बोलते हैं, गुजराती या राजस्थानी भाषा में बात करते हैं, और अगर वो 2, 4, 6 महीने अगर आपके घर में रुकते हैं तो उनकी भाषा का प्रभाव थोड़ा बहुत भी आप पर पड़ेगा, उनकी संस्कृति का प्रभाव आप पर थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। एग्जैक्टली पढ़ना है, आप स्वयं समझ सकते हैं ना। तो ये 2, 4, 6 महीने की बात थी, लेकिन अंग्रेजों ने तो कई सालों तक हमारे ऊपर राज किया था, तो उनकी संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा क्या? संभवतः पड़ेगा, और आज तक पड़ता आ रहा है। आज तक हमने उनकी संस्कृति को अपनाए रखा है। हम अपनी संस्कृति की वैल्यू बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन हाँ, उनकी संस्कृति की वैल्यू हम हूबहू समझते हैं आज भी, है ना। तो ये प्रभाव जो है अनुकूल भी था, अंग्रेजों का जो प्रभाव था, उनकी संस्कृति का जो प्रभाव था, उनकी सभ्यता का जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, वो अनुकूल भी था और प्रतिकूल भी था, अर्थात कि नेगेटिव भी था और पॉजिटिव भी था। तो बात करते हैं अनुकूल की, तो अनुकूल प्रभाव अर्थात कि पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव कौन सा रहा था? तो मेरे दोस्तों देखिए, समाज के सक्रिय प्रयास, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार, आधुनिकता की निरंतर बढ़ती हुई चेतना, ये सब अनुकूल प्रभाव थे। तो वहीं देखिए, राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार, परंपरागत कुरीतियों और रीति रिवाजों का विरोध करना, ये प्रतिकूल प्रभाव थे, है ना। राष्ट्र प्रेम का विरोध किया अंग्रेजों ने, समाज सुधार का विरोध किया अंग्रेजों ने, परंपरागत कुरीति और रीति रिवाजों का विरोध किया उन्होंने, ये प्रतिकूल प्रभाव माने गए। क्लियर है। तो ब्रिटिश राज ने एक ओर तो भारतीय मानस को सतर्क कर दिया और दूसरी ओर अच्छे बुरे क्रियाकलापों से एक नए वातावरण को जन्म दिया। इस वातावरण की नवीनता ने आधुनिक चेतना उत्पन्न की और युगों से चली आ रही सामाजिक रीति रिवाज, आचार विचार, आस्था विश्वास, उस सबको तोड़ मरोड़ मारा या उसमें परिवर्तन कर दिया। ब्रिटिश सभ्यता, संस्कृति और उसके साहित्य दर्शन को
सहज रूप में स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजी शासन काल में एक नवीन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त था, ठीक है ना। इनमें से अधिकांश आत्महीनता की भावना से ग्रसित थे, आत्महीनता की भावना से ग्रसित थे, ठीक है ना। और इसलिए उनके द्वारा पाश्चात्य जीवन प्रणाली का खूब अनुकरण किया गया। तो जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग था उसको आत्महीनता प्राप्त वर्ग कहा गया, आत्महीनता से पीड़ित वर्ग कहा गया। और ये आत्महीनता इनका स्वभाव होने के कारण ही जो है इन्होंने बहुत आसानी से पश्चिम की अर्थात की अंग्रेजों की संस्कृति को बहुत अच्छे से अपना लिया और उसका खूब प्रचार प्रसार भी किया। मतलब खुद ने अपनाया और दूसरों को भी अपनाने के लिए जो है उनको प्रेरित किया। अच्छा, अब दिमाग में उठ रहा होगा कि सर ये आत्महीनता का मतलब क्या है। तो मेरे दोस्त, आत्महीनता का मतलब ये होता है कि जो अपनी वैल्यू बिल्कुल भी ना जानता हो, बिल्कुल भी ना समझता हो, है ना। जो सब कुछ योग्य होते हुए भी अपने आप को नाकारा समझता हो कि मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, है ना। जो कुछ हो आप हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जिसको अपनी खुद की वैल्यू का ना पता होना, जिसे अपनी स्वयं की योग्यता पर शक हो, उसे हम आत्महीनता से पीड़ित व्यक्ति कहेंगे, है ना। आप में से भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो आत्महीनता से पीड़ित हो। भारत में बहुत स्टूडेंटों की मैक्सिमम संख्या इस प्रकार की पाई जाती है ना। तो आप लोगों को जगाने के लिए कई प्रकार के जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सामाजिक स्तर पर किए भी जाते हैं, है ना। कोई भी अपने आप को कमजोर ना समझे, कोई भी अपने आप को कमजोर ना समझे, कोई अपने आप में कमजोर नहीं होता है। आवश्यकता होती है सिर्फ अपनी फील्ड के पहचान करने की, कि आपकी कौशल, आपका जो कौशल है वो किस क्षेत्र को लेकर के है, उस क्षेत्र की पहचान कर लीजिए। बस तभी तक अब आप आत्महीन हो। अगर आपको आपके क्षेत्र की पहचान हो जाती है कि आप किस क्षेत्र में सक्षम हो कार्य करने के लिए, किस क्षेत्र को से संबंधित आप अपने अंदर कौशल रखते हो, तो अगर आपको पहचान हो गई ना, तो यह आत्महीनता कब भाग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक स्थिति के अंतर्गत ही अंग्रेजों ने भारत का शोषण ही नहीं किया, वे अनेक वैज्ञानिक आविष्कार भी लेकर के भारत में आए। वे भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में भी उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका भी निभाई और उन्होंने कई बौद्धिक विचार भी प्रदान किए, कई बौद्धिक विचार भी दिए। इसी की क्रिया के फलस्वरूप भारतीयों में नई चेतना का संचार होना प्रारंभ हुआ। रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और ऐसी कई विभूतियों ने भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। निसंदेह इन सब का एक सशक्त माध्यम जो था वो आधुनिक कालीन साहित्य भी बना। क्लियर है। तो इनका एक रूप से कह सकते हैं कि इन सभी का एक प्लेटफॉर्म बना था कौन, आधुनिक कालीन, मतलब आधुनिक समय का हिंदी साहित्य, आधुनिक समय का जो साहित्य था इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म था। और इस साहित्य के माध्यम से इन सभी विभूतियों ने भारतीय आत्महीनता को, भारतीय कुरीतियों को, भारतीयों की समाज में व्याप्त जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी कुरीतियां थी, उन सबको समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई, या कहें कि इन सबको समाप्त करने में सभी विद्वानों ने इस साहित्य का ही सहारा लिया। क्लियर है। धार्मिक परिस्थिति की अगर चर्चा करें तो आंग्ल संपर्क का एक प्रभाव था कौन सा, धार्मिक उदारता, है ना। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में धार्मिक कट्टरता बहुत ही खतरनाक तरीके से व्याप्त थी। धार्मिक कट्टरता इस प्रकार से व्याप्त थी कि धर्म का उल्लंघन करना एक प्रकार से इतना बड़ा पाप माना जाता था कि व्यक्ति जो है मरने के बाद भी उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता था, है ना। तो ऐसे उस समय के ऐसी रूढ़ियां थी जिनका उल्लंघन संभव ही नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो जो कट्टरता व्याप्त थी उस समय के धर्म में, अंग्रेजों के आने से वो कट्टरताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी और धर्म जो है उदारता की ओर उन्मुख हुआ, जिसने तत्कालीन भारतीय समाज, उस समय की भारतीय समाज अर्थात हिंदू मुस्लिम समाज दोनों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। मध्य युग की कट्टरपंथियों ने पर्याप्त समय तक इसका विरोध किया। जो धार्मिक जो कट्टरपंथियां थी उन्होंने काफी समय तक इसका विरोध भी किया और इसी विरोधाभाव में भारत में ईसाई धर्म को जो है एक मौका मिल गया तेजी से फैलने के लिए। क्लियर है कि अंग्रेज आए, इनके आने से धार्मिक कट्टरता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो ये जिस प्रकार का नियमों का संचालन कर रहे थे अंग्रेज, जिससे धार्मिक कट्टरता पर प्रहार हो रहा था, उस प्रहार का
जो धार्मिक कट्टरपंथी थे उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था। तो इस विरोध का जो ये संघर्ष चला, जो ये काल रहा, इसी काल का, इस समय का फायदा उठा करके ईसाइयों ने अपने धर्म का प्रचार करना भारत में प्रारंभ कर दिया। अतः अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो, फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल की जो कुटिल नीति राजनीतिक स्तर पर सफल हो जाने पर भी धार्मिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाई। क्लियर है? क्योंकि इन्होंने अथक प्रयास किए, फूट डालो शासन करो, तो ये राजनीतिक स्तर पर तो सफल हो गए थे लेकिन धार्मिक स्तर पर नहीं हो पाए थे। कई प्रकार के प्रयास किए धार्मिक कट्टरता को या धर्म को पूरी तरह समाप्त करने के, लेकिन फिर भी धर्म जो परिवर्तन संभव वो नहीं हो पाया। क्लियर है? तो आंग्ल नीति के विरोध में मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो नीति यहां लाई गई थी भारत के लिए, उन नीतियों के विरोध में शीघ्र ही भारतीय समाज में खलबली मच गई। भारतीय धर्म की नई बौद्धिक व्याख्या की जाने लगी। ठीक है ना? भारत में जितने धर्म व्याप्त थे उन सभी धर्मों की अब नई व्याख्या की जाने लगी। जो पहले की कठोरता थी उस कठोरता से बाहर निकल के और अब मानवता को दृष्टि में रख करके अब नई व्याख्या की जाने लगी, जिसमें बुद्धि का स्थान भी समाहित हो चुका था। उसमें नए नए विचारों तथा सक्रिय मनीषियों ने उसको अधिकाधिक समयानुकूल और व्यवहारिक और ग्राम्य रूप प्रदान कर दिया। मतलब कि समयानुकूल कर दिया, समय के अनुसार बना दिया, उसको व्यवहारिक बना दिया ताकि प्रत्येक व्यक्ति उस धर्म का अनुसरण कर सके, वो ग्राम्य बना दिया ताकि प्रत्येक व्यक्ति धर्म को एक्सेप्ट कर सके, ग्रहण कर सके। क्लियर है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, है ना, ये सब इन सब की ही देन थे, है ना। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर ही हिंदी साहित्य के धार्मिक नवोत्थान, मानव प्रेम, नर नारी समानता, धार्मिक कृतियों, आडंबरों का विरोध और अति मानववाद तक को ग्रहण किया गया। साहित्य को नए नए विषय, विचार भाव और पात्र आदि इनसे मिलते रहे। क्लियर है? इस प्रकार से आप हिंदी गद्य साहित्य के विकास की चर्चा आप धार्मिक स्तर पर इस प्रकार से कर सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदी गद्य साहित्य ने अपनी जगह धार्मिक स्तर पर बनाई और कैसे कैसे इनका विकास हुआ, किस प्रकार से हिंदी गद्य साहित्य ने ही धर्म को कठोरता की जंजीरों से निकाल करके आधुनिकता की अर्थात की बौद्धिक स्तर या व्यवहारिक रूप प्रदान करने में योगदान दिया है। ये सारी बात आप जो है यहां पर इस प्रकार से जान सकते हैं। अगला चरण जो है या अगला प्रकार है वो आर्थिक परिस्थिति का है कि किस प्रकार से जो है आर्थिक संघर्षों का सामना करते हुए हिंदी गद्य साहित्य ने अपना विकास किया है। ठीक है ना? व्यापारी अंग्रेज थे, अंग्रेज जो थे वो व्यापारी थे। अंग्रेज भारत में किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे, है ना। वो सोने की चिड़िया के स्वर्ण पंखों को कतरने वाले व्यापारी थे ये। ठीक है, व्यापार करने आए थे लेकिन उन्होंने किसका व्यापार किया? सोने की चिड़िया के पंखों का व्यापार किया, है ना। पूर्ववर्ती आक्रांताओं मतलब कि अंग्रेजों से पहले जो लुटेरे भारत में आए थे उनकी तरह ही अंग्रेजों ने भी भारत को लूटा, है ना। लूटा तो कम, लेकिन व्यापार की उनके पास जो योग्यता थी व्यापार करने की, उस योग्यता से उन्होंने भारत पर कब्जा ज्यादा जमाया। ठीक है ना। तो अंग्रेज व्यापारियों से पहले जो और लुटेरे आए थे उन लुटेरों ने सिर्फ भारत को लूटा था, भारत पर कब्जा नहीं किया था, लेकिन अंग्रेजों ने लूटा भी और उस पर कब्जा भी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रारंभ किया गया उनका व्यापार रबड़ की तरफ फैलता ही चला गया। परिणाम क्या हुआ? एक ओर तो भारतीय परंपरागत उद्योग ठप होने लगे थे, दूसरी ओर भारतीय संपदा इंग्लैंड जाने लगी थी, है ना। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, व्यापार करते करते ऐसी भारत में फैलने लगी एक परछाई की तरह, एक बादल की परछाई की तरह, कि उसने एक समय में पूरे भारत पर ही कब्जा जमा लिया था। और इसका परिणाम यही हुआ कि भारत में जो उद्योग धंधे थे वो तो समाप्त होने लगे और भारत की जो संपत्ति थी, मतलब सोने की चिड़िया के जो पंख थे या सोने की चिड़िया ही मान लीजिए, वो पूरी की पूरी चिड़िया को पिंजरे में बंद करके और इंग्लैंड ले गए। मतलब भारत की संपत्ति इंग्लैंड जाने लगी। औद्योगिक गिरावट भारतीय जनसाधारण को गिराती चली गई। क्लियर है? भारतेंदु युग इसी चिंता का युग था। जो भारतेंदु युग रहा है इसी चिंता का, इसी दुविधा का युग था। जब भारत लुट रहा था उस समय भारतेंदु युग
के समय में रचित साहित्य में इस सब का पूरे खुले मन से वर्णन किया गया था। और स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी भारत की लुटती हुई इस अवस्था पर रोष प्रकट किया और उनमें से कुछ शब्दों को यहां देखा जा सकता है। अंग्रेज राज सुख साज सबे सुख भारी, क्या कहा गया है? अंग्रेज राज सुख साज सबे सुख भारी, पर धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। अंग्रेज जिस प्रकार से भारत में राजपाट कर रहे हैं, जिस प्रकार का सुख भोग रहे हैं, वो सब हम बर्दाश्त कर सकते हैं। वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं, उसको भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भारत का धन इंग्लैंड चला जाए, विदेश चला जाए, वो हमसे बर्दाश्त होने लायक नहीं है। वो बड़ा हमें खारा नजर आ रहा है। क्लियर है? निर्धनता, अकाल, टैक्स, महंगाई किसकी देन थी? इसी की देन थी। जो भारत की संपत्ति बाहर जा रही थी, भारतीयों की स्थिति निरंतर रूप से कमजोर होती चली जा रही है ना। और इस अंग्रेजों के इस प्रकार से लूटने के बाद भारत में और कई प्रकार के अकाल पड़े। अकाल भी अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को लूटे जाने के कारण पड़े। वो साथ ही साथ में जो महायुद्ध चले थे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसी समय चले थे, उन्होंने भारत की स्थिति को और ज्यादा दयनीय बना। क्लियर है? इधर भारतीयों ने स्वदेश और स्वदेशी के नाम पर भारतीय उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास किया। इधर भारतीयों ने प्रयास किया कि जो उद्योग हमारे अंग्रेजों ने ठप किए हैं, उनको किसी भी तरह से वापस से उठाया जाए, ताकि हमारी स्थिति ठीक हो। अकालों की जो बारंबारता हो रही थी, बार बार अकाल पड़ रहे थे, वो स्थगित हो जाए, रुक जाए, है ना। तो इसका प्रयास कर रहे थे। साथ ही विदेशी बहिष्कार मतलब विदेशों में बने हुए जो सामान थे, उसका बहिष्कार करने की आवाज उठाई जा रही थी, जिससे भारतीय जनता के द्वारा बहुत आसानी से इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा था। उधर अंग्रेजों की कूटनीति ने भारतीय उद्योगों और कृषि आदि को पनपने से रोकने में पूंजीवाद और जमींदारों ने इसमें सहयोग भी दिया। क्लियर है? तो एक तरफ तो भारतीय प्रयास कर रहे थे कि भारतीय उद्योगों को किसी प्रकार से वापस से स्थापित करके उनको बढ़ाया जाए, और ये कैसे संभव था? विदेशी बहिष्कार करके, जिसको भारतीयों ने अच्छे से अपनाया, सभी भारतीयों ने एकजुट होकर के। लेकिन उधर अंग्रेज भी अपनी कूटनीतिक चालें चल रहे थे। वो चाहते थे वो कि भारतीय उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो जाए, कृषि आदि सब को समाप्त करने के लिए, है ना, ये प्रयास कर रहे थे। और इस प्रयास में पूंजीवादी व्यवस्था ने और हमारे स्वयं के भारतीय जो जमींदार बने थे, उन्होंने इसमें बहुत अच्छे से योगदान भी दिया भारत को लुटवाने में, है ना। कुछ ही समय में इसने भी बेकारी और निराशा और दरिद्रता आदि को आसमान पर पहुंचा दिया। क्लियर है? वर्ग संघर्ष बढ़ने लगा, दलित वर्ग कुचला गया, नौकरशाही पनपने लगी। परिणाम क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के बाद विद्रोह और प्रतिहिंसा की भावना भड़कने लगी, मतलब उनका उदय हुआ। यथार्थ प्रियता बढ़ने लगी, मतलब यथार्थता में अब लोग विश्वास करने लगे। समाजवादी व्यवस्था पर जोर देने आदि में इनकी भावनाएं अब प्रकट होने लगी थी। परिवर्तन के लक्षण प्रकट होने लगे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक इन्हें भी कोई विशेष उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पाई है। किसमें दोस्तों? किसमें सफलता नहीं मिल पाई है? जितनी भी हमने ऊपर ये सब चर्चाएं की है, मतलब कि प्रतिहिंसा की भावनाओं का उदय, यथार्थ प्रियता की बढ़ोतरी या समाजवादी व्यवस्था, है ना, इन सब में इन्होंने अथक प्रयास किए। बेकारी को खत्म करने का, निराशा, दरिद्रता, इनको खत्म करने के अथक प्रयास हुए। लेकिन वास्तविकता के रूप में अगर देखा जाए तो आज तक हमको ये सफलता नहीं मिल पाई है। कागजी आंकड़ों और नेताओं के झूठे बयानों को अगर हम छोड़ दें तो आज भी महंगाई, बेरोजगारी, निर्धनता आज भी हमारे सर पर तांडव कर रही है, तांडव मचा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट वाला जो हिस्सा बचा है साहित्यिक परिस्थिति के अंतर्गत अगर बात करें तो आधुनिक साहित्य का उदय उस रीति या श्रृंगार काव्य की पृष्ठभूमि पर हुआ जो एक ओर तो एकदम रूढ़िग्रस्त बन चुका था और दूसरी ओर जिसमें जीवन के प्रति उदार दृष्टिकोण का अभाव था। ठीक है ना? तो आधुनिक साहित्य का जो उदय हुआ, जो नींव रखी गई ना, वो इस प्रकार की पृष्ठभूमि पर रखी गई थी जो पूरी तरह से रूढ़िग्रस्त था। वो जीवन के प्रति उदारता का दृष्टिकोण उनमें था ही नहीं। ठीक है ना? ध्यान से देखें तो आधुनिक कालीन साहित्य के जन्म का मूल स्रोत आंग्ल संपर्क था। अगर आप आधुनिक साहित्य की बात कर रहे हैं तो आधुनिक साहित्य का जन्म ही उसी समय में हुआ था जब हम अंग्रेजों की सभ्यता के संपर्क में आए थे।
प्रमाण की बात कर लीजिए, प्रमाण देख लीजिए यहां पर कि अंग्रेजी राज्य से आने से लोगों का ध्यान जीवन की कठोर वास्तविकताओं की ओर गया। अंग्रेजों के आने के बाद ही जीवन में वास्तविक कठोरता क्या होती है उसकी ओर ध्यान गया। वो वास्तविकता क्या होती है, वास्तविकता क्या होती है, उस पर लोग विचार विमर्श करने लगे। अंग्रेजों के आने के बाद जीवन में संग्राम बढ़ा, जीवन में संघर्ष बढ़ने लगा, साथ ही जातीय जीवन में भी जागृति आने लगी, ऊंच नीच की भावनाएं है ना समाप्त होने लगी। लोग अपनी सभ्यता को अब महत्व देने लगे अंग्रेजों के आने से। ब्रज में ध्यान दीजिएगा, पद में ब्रज भाषा का साम्राज्य हुआ करता था। एक समय था जब पद साहित्य में ब्रज भाषा बहुत अच्छे से बोली जाती थी, कहे कि उसका जो है साम्राज्य था, एक तरह से एक अधिकार था ब्रज भाषा का। लेकिन नवीन युग के आ जाने से उसकी कोमल कांत जो पदावली थी ना ब्रज भाषा की, वो संघर्ष के समय की कठोरता को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मतलब ये कि ब्रज भाषा में बड़ी एक कोमलता पाई जाती है, तो उस कोमलता के द्वारा हमारे इस कठोर जो कठिन समय था, संघर्ष वाला समय था, इसका वर्णन संभव नहीं था। इस कारण से ब्रज भाषा तो यहां छूट गई, ब्रज भाषा पीछे रह गई और इसके स्थान पर दोस्तों खड़ी बोली आ गई थी। खड़ी बोली आ गई क्योंकि खड़ी बोली में ही इस प्रकार के शब्दों का वखान किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ में। आपको अगर किसी को जो है उपशब्द भी बोलना है ना, तो आप खड़ी बोली का इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो उपशब्द बहुत ही तगड़े नजर आएंगे, है ना। तो यहां तक कि देखिए ध्यान दीजिएगा, फलस्वरूप क्या हुआ, खड़ी बोली को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया। यहां तक कि सभी साहित्यिक विधाओं में भी यह प्रयोग बढ़ता ही चला गया। साहित्य की विधाओं में, साहित्य लेखन में भी खड़ी बोली का प्रयोग बढ़ता ही चला गया। ब्रज भाषा की परंपरा ने भी द्विवेदी युग तक आते आते ऐसा लगा जैसे दम ही तोड़ दिया हो। द्विवेदी युग तक आते आते ब्रजभाषा ने दम ही तोड़ दिया। क्लियर है। दूसरी ओर प्रचार प्रसार के बढ़ते हुए साधनों जैसे कि मुद्रण, प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं, रंगमंच, रेडियो, टेलीविजन ने तथा विविध कई प्रकार की परिस्थितियों से प्रेरित विचारधाराओं ने साहित्य को एकदम सामान्य जीवन, जनजीवन से जोड़ दिया। तीसरी ओर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वैज्ञानिक आविष्कारों, बौद्धिक आदान प्रदानों ने साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं से जोड़ा। तो वहीं चौथी और इस अभिव्यक्ति ने शिल्प काव्य रूप, नए नए गद्य रूप और प्रयोग वृत्ति को विकसित होने का अवसर भी प्रदान किया। क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये गद्य, आधुनिक गद्य साहित्य के विकास का जो ये चरण थे, या कहें कि जो 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्रों पर डिस्कशन हमारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में जो हम चर्चा करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में, वो बात करेंगे आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ही जो है हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर। ठीक है ना, हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर मैंने यहाँ पर उसको एडिट नहीं किया है, जैसे कि मैं आपको लेकर चलता हूँ, वापस से लेकर चलता हूँ, एक सेकेंड। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, यहाँ पर एडिट नहीं हो पाया इसलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, इंडेक्स पर चलना पड़ेगा दोस्तों उसके लिए। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दोस्तों हिंदी गद्य के उद्भव के कारणों पर होगा, है ना। हिंदी गद्य के उद्भव के क्या कारण रहे हैं उस पर हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम बात करेंगे पूरे विस्तार से, है ना। हिंदी साहित्य इसलिए थोड़ा सेशन जो है थोड़ा दोस्तों लॉन्ग जा रहे हैं, थोड़े डिटेल में जा रहे हैं आगे चल करके। क्लियर है। तो दोस्तों इसी प्रकार से मिलेंगे अगले सेशन में मिलेंगे। और बता दूं आप लोगों को कि आप हमारे साथ अगर कंटिन्यू रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप आसानी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बीए फर्स्ट का अलग, सेकंड और थर्ड ईयर के सबके अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं। उन ग्रुपों को ज्वाइन करके नंबर डिस्क्रिप्शन चले जाइए, सभी ग्रुपों की लिंक आपको वहीं दे दी गई है ना, वहां से आप आसानी से हमारे इन ग्रुपों को ज्वाइन कर पाएंगे। मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।